तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th की बायोलॉजी के अंतर्गत ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव कार्यकी के अंतर्गत हम आज बात करेंगे पोषण एवं अवशोषण यानी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बात उठती है कि पोषण क्या है, अवशोषण क्या है। तो पोषण किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, जिन्हें हम लोग कच्चे पदार्थ कह सकते हैं, इनके पाचन से उत्पन्न होती है। तो पहले हम लोग पोषण से पहले हम लोग पाचन की ही बात कर लेते हैं। पाचन एवं अवशोषण। पाचन एवं अवशोषण। देखिए, पाचन एक जटिल प्रक्रिया है। पाचन जो आपका है एक फिजियोकेमिको प्रोसेस है। फिजियोकेमिको प्रोसेस है। पाचन आपका एक फिजियो का सेंस है आपके फिजिक्स से, यानी यांत्रिक, और केमिको का सेंस है रासायनिक से। यानी पाचन के अंतर्गत यांत्रिक कार्य और रासायनिक कार्य दोनों आते हैं। पाचन की कई श्रेणियां हो सकती हैं। जैसे पाचन में सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे कि भोजन का पाचन है। पाचन के बाद भोजन का अवशोषण है। अवशोषण के बाद भोजन का स्वांगिकीकरण है। स्वांगिकीकरण के बाद जो अपाच्य पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना, यानी मल त्यागना। कई चरण होते हैं। तो पाचन जो होता है, पाचन में यानी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी यह एक प्रकार का आपका तंत्र है जिसमें यह कई अंग आते हैं। इस तंत्र में आपके कई अंग आएंगे। जैसे हम बात करें तो आपके पाचन सिस्टम में आपकी आहार नाल है, आहार नौल है, मुख है, दांत हैं, जीभ है, आंत है, लीवर है। इस तरह से आपके पाचन सिस्टम में या पाचन तंत्र में कई अंग आते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं आहार नाल की। आहार नाल आपकी मुख गुहा से शुरू होती है और इसका अंतिम छोर यानी रेक्टम होता है। मल निकास का अंतिम छोर रेक्टम होता है। अब देखिए, जो आहार नाल यानी मुख गुहा से शुरू होती है, मुख गुहा आगे चल करके दो भागों में बट जाती है। एक है आप मुख गुहा आगे चल करके वो ग्रसनी बनाती है। ग्रसनी को हम लोग फायरिंग्स बोलते हैं। फायरिंग्स यह ग्रसनी है, यह कॉमन रास्ता है। भोजन, जल, वायु का कॉमन रास्ता होता है। आगे चल के ग्रसनी दो भागों में बट जाती है। यानी एक रास्ता आपके श्वसन मार्ग फेफड़े में लंग में चले जाते हैं और दूसरा आपके आमाशय में चला जाता है। तो आगे जाल करके ग्रसनी जो है ग्रसिका और फेफड़े में चली जाती है। यानी एक मार्ग आपका भोजन और जल लेकर के आमाशय में जाएगा और दूसरा भाग जो है आपकी ऑक्सीजन लेकर के या वायु लेकर के, गैसों को लेकर के आपके फेफड़े में चले जाते हैं। तो जब हम फायरिंग्स की बात करते हैं, ग्रसनी की बात करते हैं, तो ग्रसनी एक कॉमन रास्ता है।
यानी हम मुख में भोजन रख करके बात नहीं कर सकते। ऐसे होने पर कभी कभी आप देखते हैं कि आपके एक नीचे जगह होती है, एपिग्लोटिस होती है, जब भोजन जाता है तो वह आपके श्वास का जो मार्ग है उसको बंद कर देती है और आपका भोजन श्वास नली में न जा कर के सीधे आमाशय में चला जाता है। तो हम बात करते हैं, अगर हम पाचन के अंतर्गत आहार नाल की बात करें तो आहार नाल में आपका मुख है, दांत हैं। तो थोड़ी सी हम लोग दांतों पर बातें कर लेते हैं कि दांत क्या हैं। स्पेशली हम लोग जो पाचन सिस्टम पढ़ रहे हैं ये आपके मनुष्य का ही पाचन तंत्र है। तो अगर हम बात करते हैं दांत की तो दांत भी ह्यूमन का ही है। तो मनुष्य में किसी भी 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं। ये जो दांत होते हैं, थीकोदंत, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट एंड डाइफोडोंट, डाइफोडोंट। यानी मनुष्य के जो दांत हैं वो गर्ददंती, गर्ददंती, विषमदंती, विषमदंती, डाइफोदंत यानी द्विबारदंती, द्विबारदंती। यानी जो आपके तीत हैं या तूत हैं जो भी हैं, यानी मनुष्य के जो दांत हैं वो गर्ददंती यानी वो गड्ढे में निकलते हैं, उसमें एक सॉकेट होता है, उसी में वो फिट रहते हैं, यानी गर्ददंती। हेट्रोडोंट यानी विषमदंती, यानी दांत विभिन्न प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं आपके, इंसाइसर हैं, कैनाइंस हैं, प्रीमोलर हैं और मोलर हैं। द्विबारदंती, मनुष्य सहित कई स्तनियों में जो दांत होते हैं वो जीवन में 2 बार निकलते हैं। यानी यह दांत की एक शॉर्ट डिफिनीशन है, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट और डाइफोडोंट। दांत के ऊपर का जो सबसे ऊपर का आवरण होता है उसको हम लोग इनेमल्स कहते हैं, इनेमल। यह आपके बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ होता है, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी होता है, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी। शरीर का सबसे जो कठोर पदार्थ होता है वो इनेमल होता है, यानी दांत के ऊपर हल्के पीले वाइट रंग की एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग इनेमल्स कहते हैं। इनेमल आपके दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर इनेमल की परत हट जाए, इनेमल को इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे आपके लोहे के ऊपर आप पेंट किए हैं, अगर वो पेंट हट जाता है किसी तरह से या खुरुच जाता है तो लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसी प्रकार अगर आपका किसी भी तरह से इनेमल नष्ट हो जाए, जैसे इनेमल के लिए फ्लोरीन सबसे बड़ा नुकसानदायक होता है। अगर फ्लोरीन युक्त जैसे कोई टूथपेस्ट होते हैं या फ्लोरीन युक्त पानी होता है तो इनेमल को काफ़ी आपको नुकसानदायक होता है। दांत के जो दूसरी कवरिंग होती है, सेकंड लेयर होती है, ऊपर से सेकंड लेयर, वो होती है डेंटाइन, डेंटाइन। ये सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी है, यानी ये दूसरा शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, डेंटाइन। उसके बाद बोन का नंबर आता है, उसके बाद हमारी हड्डी सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थों में आपका क्या है, दांत का इनेमल है जो कि बाहरी आवरण है। उसके बाद आपके दांत की दूसरी कवरिंग है जिसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। तो मनुष्य सहित या मनुष्य में आपके 32 दांत होते हैं जनरल में, और कभी कभी 28 दांत भी होते हैं।
तो अगर 32 दांत हैं तो दांत का एक फार्मूला होता है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला। तो मनुष्य में 2 जबड़े होते हैं, एक जबड़ा ऊपर मैक्सिबल, नीचे का मैंडिबल। एक जबड़ा अचल होता है, दूसरा जबड़ा चल होता है। अगर हम दांतों के फार्मूले के किसी एक जबड़े के, ठीक है, आधे दांतों की बात करें तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आई फार होता है इंसाइसर, सी फार कैनाइन, पीएम फार प्री मोलर और एम मोलर। यानी ये 4 प्रकार के आपके दांत हैं। इंसाइसर है, कैनाइंस हैं, प्री मोलर हैं और मोलर हैं। तो जो सामने के आपके जो दांत होते हैं, अगर हम बात करें आई तो 2/2, इंसाइसर आपके कितने हैं? 2 इधर हैं, 2 उधर हैं। इंसाइसर का जो मुख्य काम होता है किसी वस्तु को काटने का काम आता है। यानी यह दांत शाकाहारी जंतुओं में काफ़ी विकसित होते हैं। जैसे अगर हम बात करें गिलहरी, आपका एक शाकाहारी जानवर है जिसका इंसाइसर, यही दांत, सामने के दांत काफ़ी बड़े होते हैं। और बात करें हम चूहे, चूहा भी एक शाकाहारी जानवर है, तो चूहे में भी इंसाइसर कभी काफ़ी बड़े होते हैं। मनुष्य में इस दांत का काम किसी वस्तु को काटने के काम आता है। जैसे हम अमरूद काटते हैं, कोई अन्य चीज़ें को काट करके खाते हैं, तो हम लोग इंसाइसर का प्रयोग करते हैं। फिर है आपका कैनाइन। कैनाइंस आपके यह दांत हैं, काफ़ी तेज होते हैं, नुकीले होते हैं। एक जबड़े में एक इधर है और एक इधर है, यानी एक जबड़े में इसकी संख्या कितनी है? 2 है। कैनाइंस दांत मनुष्य में एक अवशेषी दांत है, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी, यूँ कह लीजिए कि सर्वाहारी है, यह दांत कम विकसित होते हैं। इस दांत हल्का सा अन्य दांतों से आप देख रहे हैं कि छोटा है लेकिन नुकीला है। इसका उपयोग हम लोग बेसिकली जैसे गन्ने को चबाने में या फाड़ने में या किसी अन्य वस्तु को फाड़ने में करते हैं। लेकिन मांसाहारियों में ये जो दांत होते हैं इंसाइसर्स आपके काफ़ी विकसित होते हैं, जिसका वह उपयोग किसी कच्चे मांस या अन्य चीज़ों को फाड़ने में मांसाहारी जानवर करते हैं। जैसे अगर हम कुत्ते का दांत देखेंगे, ये वाले दांत तो ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। बिल्ली में देखेंगे, शेर में देखेंगे, तो आपके जो कैनाइंस हैं ये दांत काफ़ी बड़े होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं प्री मोलर्स की। इनकी संख्या जो होती है 3। प्री मोलर्स की संख्या कितनी होती है? 3, यानी 3 आपके इधर हैं और 3 इधर। प्री मोलर्स का काम होता है किसी भी वस्तु की पिसाई करना, किसी भी वस्तु को तोड़ना, यानी बड़े पार्टिकल्स को तोड़ करके हम लोग छोटे पार्टिकल्स में करते हैं। इसके बाद आपके जो दांत होते हैं मोलर, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। यानी अंदर के दांत होते हैं, एक काफ़ी पिसाई करके हमारे भोजन का ये लुगदी बना देते हैं एकदम बारीक। तो इस प्रकार से मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत होते हैं, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 2, 14, 2, 16। तो एक जबड़े में जो दांतों की संख्या है वो कितनी है? 16। तो मनुष्य में 2 जबड़े होते हैं, तो दांतों की संख्या 16 दूनी आपकी 32 हो जाती है।
तो ये रहा आपका डेंटल फार्मूला, यानी आई बराबर 2/2, सी बराबर 1/1, पी एम बराबर 3/3 और एम बराबर 2/2। तो इस तरह से मनुष्य में 32 दांत होते हैं। तो किसी किसी में 32 दांत होते हैं, किसी किसी में 28 दांत होते हैं। तो इनकी संख्या प्रीमोलर्स की कम हो जाती है, एक एक कम हो जाती है, या मोलर्स की भी कम हो जाती है। तो यह मुख में आपके दांत हैं और मुख में आपकी एक जीभ है जो कि एक मांसल पेशीय अंग है। आपके जीभ के ऊपरी भागों में टेस्ट बड पाई जाती है, टेस्ट बड हैं, या इसको हम लोग स्वाद कलिका भी कहते हैं, स्वाद कलिका। यह भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान कराती है। तो एक सेंसरी आर्गन है, जीभ आपका एक सेंसरी अंग है, संवेदी अंग है, संवेदी अंग है। और आपके मुख में ही कुछ पाचन ग्रंथियां हैं, जैसे कभी कभी इस ग्रंथि में, जिसको हम लोग का नाम नहीं याद आ रहा है, कभी कभी इस ग्रंथि में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे यह ग्रंथि फूल जाती है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग मम्स या गलसुआ के नाम से भी जानते हैं। तो पाचन में लार काफ़ी सहायक होता है। लार में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एंजाइम टाइलिन या एमाइलेज होता है। आपके लार में जो एंजाइम होते हैं उसका नाम है टाइलिन या फिर एमाइलेज। एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। साथ में आपके लार में लाइसोजाइम भी होते हैं। लाइसोजाइम होते हैं। लाइसोजाइम एक बैक्टीरियल नाशक, यानी भोजन में प्राय तो हम लोग भोजन पका के खाते हैं, जिससे उसमें उपस्थित कवक, बैक्टीरिया या वायरस जो भी चीज़ें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। अगर किसी कारण से जो बर्तन में चिपकी हैं या आपके हाथों में हैं तो आपके मुख में जाते हैं, तो लाइसोजाइम एक बैक्टीरियल नाशक एंजाइम होता है जो उस बैक्टीरिया को क्या कर देता है, मार देता है। इसके बाद आपका जो भोजन है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका। ग्रसनी एक, जैसे कि हमने बताया कि एक कॉमन रास्ता है भोजन का, जल का और वायु का। उसके बाद आगे जाने पर ग्रसनी दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक श्वास नली, यानी इसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, और दूसरा जो मार्ग होता है वो आपका ग्रसिका है, यानी ओसियोफेगस। ओसियोफेगस आपके आमाशय में चली जाती है, स्टमक में, और आपकी जो लैरिंग्स हैं ट्रैकिया, ये आपके दोनों फेफड़ों में चली जाती है। जो ह्यूमन की ट्रैकिया की बात करें तो ये भी एक कार्टिलेज की बनी होती है, हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं, जिसमें यह रिंग पाए जाते हैं। मनुष्य की जो ट्रैकिया होती है वो नॉन कोलेप्सिबल होती है, कभी भी ये कोलेप्स नहीं करती। जब इस पर काफ़ी दाब पड़ता है तो ये ट्रैकिया आपकी कोलेप्स कर जाती है। ये ट्रैकिया जब कोलेप्स कर जाती है तो आपका श्वास, यानी हम लोग गैसों का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एपॉक्सिया यानी दम घुटने से उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। एपॉक्सिया के नाम से हम जानते हैं, यानी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी। ये जो आपके ट्रैकिया है, जैसे कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो सुसाइड करने में प्राय आपके जो ट्रैकिया है, रस्सी का या फांसी का जो फंदा होता है, इसी ट्रैकिया को दाबता है। ट्रैकिया नॉन कोलेप्सिबल है, लेकिन जब बॉडी का प्रेशर काफ़ी नीचे बढ़ जाता है तो ट्रैकिया कोलेप्स कर जाती है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पाचन, यानी भोजन को हम लोग मुख में लिए, उसमें लार मिलाए। लार लगभग
आपके कार्बोहाइड्रेट का 20 से 25% पाचन कर देता है। जैसे कि हमने बताया था कि आपकी जो पाचन प्रक्रिया है वो फिजियोकेमिको प्रक्रिया है, यांत्रिक और रासायनिक है। यानी इसमें हम लोग भोजन के बड़े कणों को छोटे कड़े करते हैं, छोटे कणों में हम लोग केमिकल्स मिलाते हैं। तो भोजन हमारा मुख में बारीक बन गया है। उसके बाद भोजन में हमने टाइलिन या अल्फा एमाइलेज जो भी हैं लाइसोजाइम मिला करके यह आपका भोजन ग्रास नली से होते हुए भी आपके आमाशय में चला जाता है। जो आमाशय है एक पेशीनुमा हंसिए के आकार का अंग है। आमाशय जो है आपका स्टमक एक पेशीनुमा या पेशीनुमा हंसिए के आकार का हंसिए के आकार का क्या होता है, एक अंग होता है। यह भोजन को अस्थायी रूप से, इसमें भोजन को हम लोग 4 से 5 घंटे तक स्टोर कर सकते हैं। 4 से 5 घंटे तक हम लोग आमाशय में जो हम लोग खाना खाते हैं वह खाना आपके ग्रास नली आपके जो श्वास नली है, श्वास नली के पीछे होती है, इसके माध्यम से आमाशय में जाता है। आमाशय एक पेशीनुमा हंसिए का आकार का अंग होता है। आमाशय की अगर हम बात करें तो आमाशय की पूरे आमाशय को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। इसका एक जठर भाग है जिसमें से गैस्ट्रिन यानी पाचक रस निकलता है। इसका मेन भाग जो फूला हुआ भाग होता है उस क्षेत्र को हम लोग फंडिस करते हैं। और तीसरा भाग होता है जठर निर्गमी भाग। तो इस तरह से आमाशय में आपके 3 भाग होते हैं। आमाशय में विभिन्न प्रकार के जो रस होते हैं, म्यूकस होते हैं, उसमें मिलाए जाते हैं। हम लोग जो मेडिसिन्स लेते हैं, दवाएं लेती हैं, क्योंकि अगर दवा पचेगी तो 4-5 घंटे में उस दवा का रिस्पांस मिलेगा। तो जैसे ही हम कोई दवा खाते हैं, जैसे हमको फीवर आ गया तो पैरासीटामॉल ले लिए, तो उसका रिजल्ट हमको आधे घंटे 20 मिनट में पता चल जाता है। जो वह मेडिसिन आपके आमाशय में पहुंचती है तो दवा आमाशय में ही अवशोषण हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। तो जो आपकी मेडिसिन्स हैं, प्रायः बहुत सारी जो मेडिसिन्स होती हैं वो आपके आमाशय में ही अवशोषित हो जाते हैं। एल्कोहल्स भी हैं, एल्कोहल भी आपके आमाशय में ही अवशोषित हो जाते हैं। जैसे एल्कोहल लेने के बाद उसका 20 से या 10 से 15 मिनट बाद उसका प्रभाव हमको दिखाई देने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें आमाशय में अवशोषित नहीं होती हैं, लेकिन आपकी जो मेडिसिन हैं और एल्कोहल है, ये 2 चीज़ें होती है वो आमाशय में अवशोषित हो जाती हैं। खाना आमाशय में लगभग 3 से 4 से 5 घंटे तक रुका रहता है, तो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी हो सकती है। इसलिए आमाशय में जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो कि यह भोजन के पीएच को क्या करता है, मेंटेन रखता है, अम्लीय माध्यम बनाता है। इसलिए उसमें कोई भी माइक्रोबियल एक्टिविटी, कोई भी कवक या बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। अब आमाशय के बाद खाना आपके जाता है छोटी आंत में। आमाशय के बाद भोजन आपका छोटी आंत में पहुंचता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये छोटी आंत, नाम तो छोटा है लेकिन यह आंत छोटी नहीं होती। इस आंत की जो लंबाई होती है लगभग 20 फीट तक होती है, 6 मीटर तक। इसको छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो ल्यूमन होता है, इसकी जो डायमीटर होता है,
लगभग इसकी जो लंबाई होती है वो 20 फीट के आसपास होती है। फिर भी इसको छोटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो लीमन है, उसका डायामीटर है वो कम है। बड़ी आंत, इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 4 से 5 फीट ही होती है, 4 से 5 फीट ही होती है, लेकिन इसको हम लोग बड़ा बोलते हैं। क्यों बड़ा बोलते हैं? क्योंकि इसका ये जो ल्यूमन है वो ज़्यादा होता है। तो भोजन का मुख्य रूप से जो पाचन एवं अवशोषण, भोजन का पाचन एवं अवशोषण मुख्य रूप से आपकी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग है वह है ड्यूडेनम, जेजेनम, ड्यूडेनम, जेजेनम, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, यह 3 भाग होते हैं। तो ड्यूडेनम भाग में मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है और अवशोषण होता है। तो देखिए आंत में होता क्या है, हमारे आंत में एक गति उत्पन्न होती है जिसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। यह गति एक बीडेड फॉर्म में उत्पन्न होती है, बीड माला के समान उत्पन्न होती है। यूँ समझ लीजिए कि जैसे बबूल का आपके बीज होता है, जैसे इस फॉर्म में गति आई, फिर इस फॉर्म में हुई, फिर इस फॉर्म में, फिर इस फॉर्म में, फिर इस फॉर्म में, फिर इस फॉर्म में। यानी आपकी जो आंत है पहले वो क्या की, फूली, फिर पिचकी, फिर फूली, फिर पिचकी, फूली, फिर पिचकी, फूली, फिर पिचकी। इस तरह से यह गति ऊपर से शुरू होती है और नीचे तक आती है, और उसका स्थान लेने के लिए एक गति यानी एक तरंग कह लीजिए कि आगे बढ़ती है, फिर उसके पीछे से दूसरी पेरिस्टाल्सिस तरंग या गति वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, जिससे भोजन पर आपके यांत्रिक दबाव पड़ता है। तो ड्यूडेनम में विभिन्न प्रकार के जो पाचक एंजाइम हैं, चाहे आपके अग्नाशय का एंजाइम हुआ, चाहे आपके लीवर का एंजाइम हुआ। लीवर की थोड़ा सा भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग पाचन पे आते हैं। आपका जो लीवर है यानी यकृत, यह बॉडी की सबसे बड़ी अंतःस्रावीय ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वयस्क में इसका वजन लगभग 1.5 किलो तक होता है। किसी भी वयस्क मनुष्य में इसका वजन 1.5 किलो होता है। यह बॉडी की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह विभिन्न प्रकार के जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, जैसे हम कहें कि लाइपेज, जिसका एक्शन आपके लिपिड पर होता है, वसा पर होता है। दूसरा है यह पित्तरस, यानी यह पित्त का निर्माण करती है। यानी पाचन में सहायता के लिए आपका जो लीवर है वह लाइपेज एंजाइम और बाइल जूस, जिसे हम लोग पित्तरस कहते हैं, पित्तरस का क्या करता है, श्रावण करता है, पित्तरस का श्रावण करता है। तो पित्तरस करता क्या है, पित्तरस निकलने के बाद लीवर से अस्थायी रूप से गाल ब्लैडर होता है, पित्त की थैली, उसी में वो क्या होता है, जमा होता रहता है। तो पित्त जो होती है वसा का इमल्सीकरण करती है। पित्त जो होती है वसा का इमल्सीकरण करती है, इमल्सिफिकेशन में काम में आती है। इमल्सिफिकेशन समझ लीजिए कि जैसे वसा है, वसा कोई आयल्स है, आयल्स आपके जल में घुलते नहीं हैं, लेकिन आयल में नींबू की कुछ बूंदें मिला दीजिए तो इमल्सन हो जाते हैं, पायस हो जाते हैं, यानी एक प्रकार का कोलाइड्स विलयन बन जाते हैं। तो इस तरह से लीवर आपके क्या करता है, लाइपेज एंजाइम और पित्तरस का श्रावण करता है, जो वसा के पाचन और उसके इमल्सिफिकेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ में लीवर के कुछ और भी कार्य होते हैं।
यह विभिन्न टॉक्सिक पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी विषैले पदार्थों को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो भी आपके विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे अगर हम कोई अल्कोहल लेते हैं, कोई मेडिसिन्स लेते हैं, तो उसका जो प्रभाव होता है 3-4 घंटे तक ही होता है, क्योंकि 3-4 घंटे बाद जो लीवर होता है, लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं उस एल्कोहल को या उस मेडिसिन को डिटॉक्सिफाई कर देती है, यानी उनको तोड़ देती है, उनको विखंडित कर देती है। तो पाचक में सहायक यह रहा है आपका लीवर। दूसरा है एक बहिस्रावी ग्रंथि, जिसको हम लोग पैनक्रियाज या अग्नाशय करते हैं। दूसरी जो आपके पाचन में सहायक ग्रंथि है लीवर के बाद है आपका अग्नाशय। पैनक्रियाज यह एक बहिस्रावीय ग्रंथि होती है, बहिस्रावीय ग्रंथि है। इसके कुछ भाग अंतःस्रावी हैं, इसके जो होते हैं कुछ भाग अंतःस्रावी होते हैं और कुछ भाग बहिस्रावी होते हैं। तो अंतःस्रावी भाग की जो इसकी कोशिकाएं होती है वह पाचन में 2 प्रकार के अंतःस्रावी भाग इसके जो होते हैं, इसमें यह इंसुलिन और ग्लूकागान नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं। बहिस्रावी भाग जो होता है ये विभिन्न प्रकार के प्रोएंजाइम्स या एक्टिवेटेड एंजाइम्स का ये स्रावण करते हैं। इन सब सारे चीज़ों का जो लीवर का स्राव है, आपका पैनक्रियाज का स्राव है, अग्नाशय का स्राव है, एक यूँ कह लीजिए कि एक नाल के माध्यम से आपके आंत, छोटी आंत के भाग ड्यूडिनम भाग में पहुँचते हैं। ड्यूडिनम भाग में भोजन का खास तौर से प्रोटीन का पाचन हो जाता है और वहीं पर अवशोषण हो जाता है। फिर आपका जो अपाच्य भाग होता है, आपका जो अपाच्य भाग और पानी की बहुत सारी जो मात्रा होती है बड़ी आंत में पहुंचती है, बड़ी आंत में पहुंचती है। बड़ी आंत में इसकी जो मैंने बताया कि इसका जो डायामीटर है बड़ा होता है, इसलिए इसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत में मुख्य रूप से जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। तो अपाच्य भाग में से आपका जल निकल जाता है और आपका जो अपाच्य भाग है एक अर्धठोस रूप ले लेता है। उस अर्धठोस रूप को हम लोग मल या फिर फीसियल मैटर कहते हैं, फीसियल मैटर कहते हैं। आपके बड़ी आंत में ही एक छोटी सी अंधनाल, जिसको हम लोग अपेंडिक्स के नाम से भी जानते हैं, अपेंडिक्स एक संरचना होती है, अपेंडिक्स या इसको हिंदी में हम लोग अंधनाल कहते हैं। इसमें अपाच्य भाग, क्योंकि इस नाल का जो एक छोरा होता है काफ़ी सकरा होता है और बंद होता है और दूसरा छोरा हल्का चौड़ा होता है और बड़ी आंत में खुलता है, तो इसमें अपाच्य पदार्थ या जिसे हम लोग फीसियल मैटर या मल कह सकते हैं आपके अपेंडिक्स में जाती है। लेकिन इसमें इस तरह से निकास नहीं है, इसका निकास आपका वहीं है, क्योंकि बड़ी आंत में आपके 3 भाग उसमें भी होते हैं। आपके कोलन है, सीकम है और रेक्टम है। बड़ी आंत में भी 3 भाग हैं, कोलन है, सीकम है और रेक्टम है।
यह 3 भाग होते हैं। कोलन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अपाच्य भोजन से जीवित रहते हैं, यानी एक प्रकार का वहाँ पर सहोपार का रिलेशन है। एक पार्टनर को लाभ होता है, बैक्टीरिया को लाभ होता है, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं होता है। तो हम लोग बात करेंगे यानी बड़ी आंत का। बड़ी आंत में मुख्य रूप से क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। और अपेंडिक्स जो ये संरचना है, कभी कभी इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो जिससे इसमें इसकी जो आकारिकी है, इसमें इन्फेक्शन के कारण इसमें जलन होने लगती है, जिससे उस पीड़ित मनुष्य के पेट में काफ़ी दर्द होता है। आपका अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है, अवशेषीय अंग है, यानी इस समय हमारे इसकी बॉडी में कोई विशेष रूल नहीं है, लेकिन फिर भी यह लिम्फोइटिक टिश्यू है। एंटीबॉडी के निर्माण में यह काफ़ी मदद करता है। तो भोजन यानी पाचन की जो क्रिया आपके मुख गुहा से प्रारंभ होकर के रेक्टम तक यानी मलाशय तक, यहाँ तक होती है। तो मुख्य रूप से भोजन का हमने बताया कि जो पाचन आपके छोटी आंत में होता है और अवशोषण भी होता है। तो पाचन में यानी आपका अवशोषण क्योंकि जो जितने भी आंत की जो दीवार होती है, यूँ कह लीजिए कि जितनी भी आपकी आहार नाल की दीवार होती है, उसमें 4 लेयर होते हैं। जो सबसे आंतरिक लेयर होता है वह म्यूकोसा होता है, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा होता है, ठीक है, जो सबसे बाहरी लेयर होता है। तो उसके क्योंकि आंत के आंतरिक दीवार की जो लेयरें होती हैं, आमाशय की जो लेयरें होती हैं, अपने सरफेस एरिया को, पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए एक सूक्ष्म संरचनाएं बनाती हैं, जिसको हम लोग माइक्रोबिलाई कहते हैं। माइक्रोबिलाई कहते हैं। यह अवशोषण के क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा देती है। तो आंत की आंतरिक दीवारों पर माइक्रोबिलाई काफ़ी देखी जाती है, क्योंकि दूसरी लेयर में जो म्यूकोसा है, क्योंकि म्यूकस है, कहीं भी आंत या हमारी आहार नाल भोजन से डायरेक्ट नहीं चिपकती है, क्योंकि उसमें एक म्यूसिलेजिनस चिपचिपा स्राव निकलता रहता है, जो भोजन को उसमें चिपकने से क्या करती है, बचाती है। जो दूसरी लेयर होती है, सब म्यूकोसा लेयर्स जो होती है, इसमें जो होते हैं आपके रुधिर की शाखाएं होती हैं या रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, क्योंकि जो अवशोषित भाग होता है वो डायरेक्ट आपके ब्लड में चला जाता है, और आप जानते हैं कि ब्लड आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो इस तरह से कि जो पाच्य भाग हैं वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट होकर के ब्लड के माध्यम से विभिन्न अंगों में जाते हैं और ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो आपके पाचन यानी भोजन के पाचन और अवशोषण से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। बात उठते है कि पाचन, या हम लोग बात करते हैं भोजन को, अगर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसमें भोजन के जो अवयव हैं, आपके भोजन के जो अवयव हैं, भोजन के अवयव, तो भोजन में मुख्य रूप से हम लोग क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, दूसरी है वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा है आपका खनिज लवण है, पांचवा है आपका विटामिन्स, छठा है जल, फिर है आपका सातवां है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल तो यह भोजन के आपके अवयव हैं, जिसकी आवश्यकता हमको प्रतिदिन पड़ती है। किसी भी भोजन में सारी चीज़ें अगर मौजूद हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल्स, न्यूक्लिक अम्ल, तो इस भोजन को हम लोग
संतुलित आहार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपका भोजन का पाचन एवं अवशोषण? थैंक यू।